चलो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16। लास्ट हमने 164 वाले सेक्शन पे बात की थी रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशंस। उसके आगे की स्टोरी देख लेते हैं। एक 166 मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, उसमें कुछ है क्वेरी किसी को? नहीं, ठीक। चलो 169 सेक्शन है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, लैंग्वेज के साथ देख लेते हैं। पेज नंबर 328 पे सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस। तो ये अंडरलाइन कर लेना, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। नेक्स्ट, द प्रोविजन shall apply regardless of the way in which the director concerned was appointed and notwithstanding anything contained in the articles of the company or any agreement with the director concerned। मतलब बोला कि ये सेक्शन में जो बोला है वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो सकता है, नॉट विद स्टैंडिंग कि उस डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट किया गया था एंड ऑल, तो वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती। तो सबके लिए कॉमन रूल हो गया, ऐसा बोला है। नेक्स्ट, अगेन 169 का ही पार्ट है। अ कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिमूव अ डायरेक्टर नॉट बीइंग डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस आफ्टर गिविंग हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब ये थोड़ा ज़्यादा सिस्टमैटिकली बात की, ऊपर तो एकदम उन्होंने बोल दिया कि भाई किसी को भी हटा सकते हैं। यहाँ क्लैरिफाई किया कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके हम किसी भी डायरेक्टर को हटा सकते हैं, बात ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन उसमें रहेगा, वो डायरेक्टर जिसको ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया। और ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है, ट्रिब्यूनल एक सीनियर अथॉरिटी है, एनसीएलटी, वो अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं और आप उस डायरेक्टर को हटा दोगे, वो कैसे पॉसिबल है? आप खुद शेयर होल्डर्स हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, तो यू आर नॉट सुपीरियर टू एनसीएलटी। एनसीएलटी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? कल मैंने आपको बताया था 241 242 वाले सेक्शन के रेफरेंस से कि कुछ मिसमैनेजमेंट कंपनी में हो रहा है, जिसकी वजह से एनसीएलटी को बीच में आना पड़ा, या तो किसी कंप्लेंट की वजह से या उन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया हो इरेगुलरिटीज को ध्यान में रखते हुए, तभी वो डायरेक्टर को अपॉइंट करना, उनको हटाना, ये सब करते हैं। अदरवाइज वो इंटरफियर नहीं करते, क्योंकि कंपनी का अपना मैटर है, उनका अपना मैकेनिज्म है, आप खुद अपने आप जो भी अपने डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जब इस तरीके से ट्रिब्यूनल बीच में इंटरफियर कर रहा है ना, तो मैटर ऑलरेडी आपके हैंड से बाहर जा चुका है। फिर आप बाद में एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर ऐसे एक्शंस लोगे जो ट्रिब्यूनल के एक्शन को चैलेंज करे, वो पॉसिबल नहीं। इसलिए एक्सेप्शन में पॉइंट रखा हुआ है। क्लियर? ओके। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी तो किसी को भी मिलती है ना, अगर उसको ऑफिस से हटा रहे हैं तो उस पर जो चार्जेस है, जिस रीजन से उसको हटा रहे हैं, वो उसको बताएंगे भी कि आपके परफॉर्मेंस से हम सेटिस्फाइड नहीं है, जो काम आप कर रहे हो, या फिर कोई इरेगुलरिटीज आपकी तरफ से हो रही है, इसलिए हम ये एक्शन ले रहे हैं। आपको इस पर अपना कुछ क्लैरिफिकेशन देना है, आप बोल सकते हो, उसके बाद ही आगे डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट में क्या बोला? एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड फॉर द सेकेंड टर्म अंडर 149 सबसेक्शन 10 शैल बी रिमूव बाय द कंपनी ओनली बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ये स्पेशल केस हो गया। नॉर्मल में क्या बोला था? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। यहाँ बोला है स्पेशल रिजोल्यूशन। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अभी बहुत सिंपल लगते हैं कि चलो ठीक है, लिखा हुआ है, केस में यही पॉइंट्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स ने जो लास्ट टाइम एग्जाम दिया, उनके आरटीआई में पेपर्स भी मंगवाए, तो मैं उसको कंपेयर कर रहा था कि क्यों मार्क्स कम है। अच्छे स्टूडेंट्स से जिनका एग्रीगेट बनना चाहिए था, नहीं बना, तो उन्होंने आरटीआई से पेपर्स मंगवाए थे, वेरीफाई कर रहा था। तो जो गाइडलाइन आंसर्स है उसमें भी एकदम स्पेसिफिक टू द पॉइंट लिखा हुआ है कि ये पॉइंट्स होने चाहिए। अब जहाँ 4 पॉइंट स्पेसिफिक है जो आंसर का पार्ट है, आपने एक पॉइंट लिखा है, बाकी आजू बाजू का ही समझाया हुआ है। मतलब जो मेन पूछा है ना, उसके साइड बाय साइड जितना भी हो सकता है आपने सब लिख दिया, मेन पॉइंट्स कवर नहीं किए, मार्क्स दिए ही नहीं है। 2-2 पेज का आंसर लिखा है स्टूडेंट ने, लेकिन 1 मार्क मिला है। रीजन ये है कि उस 2 पेज में से एक ही पॉइंट था जो सॉल्यूशन से मैच करता था, जो एक्चुअल में कंस्ट्रक्टिव पॉइंट था, बाकी सारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, और जनरलाइज्ड आंसर कर दिए। तो आप इतना जनरलाइज लिखोगे कि चलो मुझे एक पॉइंट पूछा है एग्जैक्टली, तो मुझे पता नहीं, उसके आजू बाजू का जितना पता है लिख देता हूँ, मार्क्स फिर आपको उतने ही मिलने वाले हैं। तो स्पेसिफिक चेकिंग होती है, मैं आपको शेयर भी करूंगा, आप बाद में एक बार उसको कंपेयर करना कि कहाँ पे आंसर्स कितने स्पेसिफिक होने चाहिए, कितने जनरल लिखे। लेकिन थोड़ा अपना सिलेबस एंड होगा ना, तब ये चीज़ एक बार डिस्कस करेंगे, ताकि आप भी लिखते टाइम ध्यान रखो कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। मैंने पूरे पेपर्स उनके जेआईजीएल का देखा, एसबीईसी का पेपर रेफर किया, लेकिन पूरे पेपर में जनरलाइज्ड आंसर्स लिखे हुए हैं, मेन पॉइंट सब आंसर्स में गायब है, तो मार्क्स में रिफ्लेक्ट हो ही रहा है कि भाई 30s में मार्क्स है, 32 है, 35 है। उसका रीजन ही वही है कि पॉइंट्स मिसिंग है, और पॉइंट्स मिसिंग होंगे, आप बाकी का जितना भी लिखो, 2-2 पेज 2-2 साइड भरी हुई है, लास्ट में 1 मार्क रखा हुआ है, कितने में तो पूरा इरेलेवेंट है, तो 0 ही दिया हुआ है। तो जो लिखा है वो आपने आधे पेज का भी लिखा है, लेकिन सारे पॉइंट्स कवर हो गए ना, पूरे मार्क्स है, लेंथ पे नहीं जा रहे। वो 2 पेज लेंथ लिखने के बाद अगर 1 मार्क मिल रहा है ना, तो चेकिंग बहुत स्पेसिफिक है और गाइडलाइन के हिसाब से ही हो रही है, तो हमें स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा। अब ये छोटे पॉइंट्स है, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल, इतने से पॉइंट पे आपका 4 मार्क्स का आंसर वो घुमा देंगे, क्योंकि आपको याद ही नहीं है ऑर्डिनरी क्या, स्पेशल क्या। इंडिपेंडेंट वाले केस में जहाँ बोला कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
सेकेंड टाइम रीअपॉइंट हुआ है उसको हटाना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन। ये एक बहुत डिटेल्ड और स्पेसिफिक बात हो गई। आप अभी पढ़ते टाइम ध्यान नहीं दोगे, उसको याद नहीं रखोगे, एग्जाम में अगर यही पॉइंट को यूज कर लिया फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आजू बाजू का लिखोगे और इतना पेज भरने के बाद भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इससे बेटर ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप ध्यान दो। कंपनी लॉ में प्रॉब्लम ये है कि 75% पेपर केस लॉज में बनता है। केस लॉज वो बनाते हैं तो ऑब्वियसली इंटरनल पॉइंट्स को ही टारगेट करते हैं जो आपको भी पढ़ते टाइम करने पड़ेंगे। कैजुअल रीडिंग, ऊपर से टॉपिक पढ़ लिया, जनरली हमें पता है कि इसमें क्या होता है, उससे आपका प्रिपरेशन नहीं होगा और मार्क्स नहीं आएंगे। ये पहले से आप थोड़ा तैयारी उसमें रखना। तो ऐसे पॉइंट्स को आप भी जब पढ़ो आपको लगे कि हाँ ये छोटा सा पॉइंट है, ये भी तो यूज कर सकते हैं, तो आप खुद भी उसको इंपॉर्टेंट मान के अंडरलाइन करो और ध्यान रखो कि ये डिफरेंशिएशन का एक पॉइंट है, ऑर्डिनरी वर्सेस स्पेशल, उससे काफी फर्क पड़ सकता है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय द एनसीएलटी। बात हो ही गई, अपन ने जो देखा वही पॉइंट है। एनसीएलटी किसी को निकाल दे तो फिर उसमें अपने क्या कर सकते हैं, मैटर वही होगा ना, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट, जो मैं आपको बता रहा था, सेम बात है। 167 का सेक्शन है, दैट इज वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय द डायरेक्टर। क्या ऐसी सिचुएशन आएगी कि एक डायरेक्टर को ऑफिस वेकेट करके अपनी पोस्ट से जाना पड़ेगा, तो उसके रीजंस है। पहला रीजन तो इम्प्लाइड सा था, 164 डिस्क्वालिफिकेशन, जो कल पढ़ रहे थे, तो उनमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आपके ऊपर इम्पोज हो जाए। मैंने आपको बताया था 164(1) वो था जहां आपको अपॉइंट ही नहीं होने दे रहे, 164(2) वो था जहां आपके होते हुए नॉन कंप्लायंसेस हुए, इसलिए बोला कि आप जाओ। रिटर्न्स फाइल नहीं किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स के पैसे नहीं लौटाए, ये सब इरेगुलरिटीज कंसिस्टेंट थी, एक टाइम तक रही, तो फिर बोला आपको जाना पड़ेगा। तो ये उसी का रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है। और मैं आपको कल बोल भी रहा था कि 167 आगे कवर हो जाएगा, यहाँ पे अभी अपने उसको कंप्लीट कर रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट वाला जो प्रोविजो है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब जो आप सोच रहे होगे उससे अलग जाता है। क्या बोला है वो देख लो। प्रोवाइडेड दैट वेयर ही इनकर्स डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 2, द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शैल बिकम वेकेंट इन ऑल द कंपनीज अदर देन द कंपनी विच इज इन डिफॉल्ट अंडर द सबसेक्शन। ये पढ़ के थोड़ा अजीब लगता है, बोला जिस कंपनी में डिफॉल्ट किया उससे पहले निकालो ना। यहाँ पे क्या बोला, बाकी की कंपनीज में से पहले आप वेकेट करो। ये वाली से तो वेकेट करेंगे, लेकिन पहले बाकी कंपनी से आपको अपनी पोस्ट वेकेट करनी पड़ेगी। अब ये उल्टा नहीं है, ये एक्चुअली में सही है, ये प्रिकॉशनरी या मेजर लिया जा रहा है ताकि और प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। जिस कंपनी में आपने डिफॉल्ट किए हैं उसका काम तो आपने खराब कर ही दिया, अब आप बाकी कंपनी में भी डायरेक्टर हो, और कहीं ना कहीं कंपनी का मैनेजमेंट एक ह्यूमन एलिमेंट से जुड़ा हुआ है कि इंसान कैसे बिहेव करता है ना, वैसे ही कंपनी की रेपुटेशन बनती है। तो जो एक बंदा एक कंपनी के मैनेजमेंट में रिटर्न फाइल नहीं करता, डिपॉजिट होल्डर्स के पैसे रिटर्न नहीं करता टाइम पे, और इतने सारे डिफॉल्ट्स कर रहा है, वो बाकी कंपनी में क्या सही से मैनेजमेंट करेगा? नहीं। अब जिस कंपनी में अभी तक उसने कोई डिफॉल्ट किया नहीं है, आप क्यों वेट कर रहे हो कि वहां पे भी वो डिफॉल्ट करे और उस कंपनी का नाम भी मार्केट में खराब हो? तो उसको बोलो कि इस कंपनी में तो हम आपको हटाएंगे, लेकिन इससे पहले आप बाकी कंपनी से अपनी पोस्ट वेकेट करो इमीडिएटली, ताकि वहां आपको कोई नॉन कंप्लायंस करने का मौका ना मिले। आया रीजन समझ में? और यहाँ पे आपको इमीडिएटली हटाने की बात इसलिए नहीं कर रहे ताकि आपको अकाउंटेबल होल्ड करना हो ना, तो आप मिलो यहाँ पे। फिर यहाँ से भी वेकेट करा दिया, बाकी सब जगह से वेकेट करा दिया, फिर आपको ट्रेस कर रहे हैं कहाँ गए कहाँ नहीं। तो बोला यहाँ से तो आपको खाली करना ही है, लेकिन पहले बाकी सब कंपनीज में से रेजिग्नेशन दो, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। आया समझ में? इसलिए वो प्रोविजो में वैसे लिखा है, तो और कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं। नेक्स्ट पॉइंट भी देख लो आपका, एक नॉन कंप्लायंस। अभी अपनी स्कूल कॉलेज वाली हैबिट जो जाती नहीं, बोला है बोर्ड मीटिंग में भी आप एब्सेंट रहते हो, वहां पे भी अटेंडेंस का प्रॉब्लम अपना चल ही रहा है, ठीक है। तो बोला 12 महीने हो चुके हैं, आपने बोर्ड मीटिंग ही अटेंड नहीं की है, समझ आ रहा है? तो पूरे साल का पैसा आपको किस बात का दे रहे हैं? डायरेक्टर वो है जो बोर्ड मीटिंग में आएगा, अपने सजेशंस देगा, स्ट्रैटेजी समझाएगा और अपनी नॉलेज शेयरिंग करेगा, वो मीटिंग से गायब रहता है। तो फिर उसको रखा है क्यों है कंपनी में? तो 12 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, आपने विदाउट परमिशन बोर्ड मीटिंग्स अटेंड नहीं की है, तो ये तो इतने टाइम तक उन्होंने वेट किया, यही बड़ी बात है। तो फिर आपको अब ऑफिस वेकेट करके जाना पड़ेगा, ये भी एक रीजन है। He acts in contravention of the provision of section 184. 184 है एक इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का एक सेक्शन है। अभी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके काफी चीजें हटा भी दिए, लेकिन सिंपल मीनिंग आप ध्यान रख सकते हो। इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स वो है जो कोई भी पर्टिकुलर डील हो रही है, जैसे अपनी कंपनी है जिसमें हम सब डायरेक्टर हैं, किसी और कंपनी से हम डील कर रहे हैं, किसी और पार्टनरशिप फॉर्म से हम कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं, एलएलपी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डील में या उस पर्टिकुलर एंटिटी में जो अपोजिट साइड पे है, उसमें आपका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, आप वहां पे पार्टनर हो, शेयर होल्डर हो, मेंबर हो, उस कॉन्ट्रैक्ट से आपका पर्सनल बेनिफिट है, अगर ऐसा कुछ है तो ये रिलेटेड पार्टी वाली सिचुएशन होगी, ठीक है। तो इसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, तो रूल ये बोलता है कि ऐसी बोर्ड मीटिंग जहां पे इस मैटर पे डिसीजन लिया जाना है, आपको वो मीटिंग अटेंड नहीं करनी चाहिए। दूसरा, इस डील के ऊपर जो वोटिंग होगी डायरेक्टर्स की, आपको वो वोटिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी सोचो उस डील में क्या आप जेन्युइनली वोट कर पाओगे या आपका वोट बायस्ड होगा?
आपको अगर उस डील से फायदा है और कंपनी को नहीं है तो आप तो हाँ ही बोलोगे, बोले नहीं नहीं करो करो, आप अपना फायदा भी तो देखोगे ना। तो इसलिए बोला कि अगर आप उस डील में पर्सनली इन्वॉल्व हो, इंटरेस्टेड हो और आपका भी कुछ बेनिफिट है तो आप न्यूट्रल डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो पहली बात तो आप वोट नहीं कर सकते ऐसे रिजोल्यूशन पे। दूसरा ये भी बोल दिया आप मीटिंग भी अटेंड मत करो। अब बोले मीटिंग अटेंड करने में क्या प्रॉब्लम है, वोट मत देने देना, आप भी तो यही बोलोगे। बट मीटिंग अटेंड करके ना आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करोगे कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, आप सोच लो, ध्यान से वोट देना, कंपनी का फायदा है, कोई नुकसान नहीं है, ये वो। आपकी बातों में 2-4 डायरेक्टर आ जाएंगे, डिसीजन इंपैक्ट होगा। बोला मीटिंग से बाहर रहो ना, डिस्कशन में पार्टिसिपेट मत करो, वोट देने की बात तो दूर की। आ गया समझ में? तो ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे है। तो 184 के बारे में आपने क्लियर नहीं किया, अपना इंटरेस्ट बताया नहीं और आप मीटिंग अटेंड करने लग गए, वोट दे दिया और बाद में पता चला, तो ये एक नॉन कंप्लायंस माना जाएगा और इस सेक्शन में ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। नीचे वाले पॉइंट में वही बात हो रही है, सी और डी दोनों एक ही स्टोरी बता रहे हैं, मैंने आपको साथ में बता दी। नेक्स्ट पेज पे देख लो, कोर्ट ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया, ये सब वैसी बातें हो रही है। कन्विक्शन वाला पॉइंट भी सेम है, ही इज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज सेंटेंस्ड इन रिस्पेक्ट देयरऑफ टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 months, कम से कम 6 महीने की जेल हुई है। प्रोवाइडेड दैट में जो पूरा पोर्शन है ये अमेंडमेंट के बाद चेंज हुआ है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है, देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट द ऑफिस शैल नॉट बी वेकेटेड बाय द डायरेक्टर इन केस ऑफ ऑर्डर्स रिफर्ड टू इन क्लॉज ENF। ENF मतलब वही ऊपर जो देखे, कोर्ट वाला, ट्रिब्यूनल वाला और 6 months वाला पॉइंट। फॉर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन और ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ पे क्या बोला है कि आपको ऑफिस वेकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऊपर वाले 2 पॉइंट में डिस्क्वालीफाई हुए हो या आपको वेकेट करने के लिए बोला गया है, इमीडिएट वेकेट करने की जरूरत नहीं है। तो बोले कब तक वेकेट ना करे तो चलेगा, उसमें फर्स्ट पॉइंट आया फॉर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन और ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। इसका रीजन क्या है, क्यों 30 days तक आप ऑफिस में रह सकते हो? क्योंकि कोर्ट के और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स को चैलेंज करना पॉसिबल होता है, राइट टू अपील। अब जब तक आपके पास राइट टू अपील अवेलेबल है, जो लिमिटेशन पीरियड पे डिपेंड करती है, दैट इज 30 days, तो अगले 30 days में चांस है कि आप अपील करने जा भी सकते हो। और अगर आप अपील करने चले गए तो जब तक अपील वाले फैसले का वापस से मतलब फैसला होगा नहीं और डिसीजन नहीं आएगा, तब तक आप पोस्ट कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ कहने का मतलब ये है, तो इमीडिएट वेकेट करने की जरूरत नहीं। तो 30 days तक आपको इसलिए अलाउ किया क्योंकि वो 30 days आपके पास अपील करने का लिमिटेशन पीरियड अवेलेबल है। सेकेंड पॉइंट में देखो, वेयर एन अपील और पिटिशन इज प्रिफर्ड within 30 days as aforesaid against the conviction resulting in sentence or order until the expiry of 7 days from the date on which such appeal or petition is disposed of। ये कौन से 7 days है, कब से स्टार्ट हो रहे हो, समझ आ रहा है? टाइमलाइन समझ आ रही है? मेन टाइमलाइन समझनी है आपको। जिस दिन पर्टिकुलरली कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सबसे पहला ऑर्डर कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का, बोला यहां से अगले 30 days तक आपको वेकेट करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये टाइम आपके पास होता है अपील करने के लिए। अच्छा, आपने इस ड्यूरेशन में अपील कर दिया, तो जिस डेट पे भी आपने अपील किया होगा, अब मैटर अपील में चला गया। अब इस अपील का फैसला जब तक नहीं हो जाता तब तक तो आपको पोस्ट वेकेट करने की जरूरत नहीं। ये बात तो क्लियर हो गई। तो ये अपील का ड्यूरेशन। अच्छा, अपील का डिसीजन यहाँ पे आ गया। अब ये जो डिसीजन है ये आपका सेकेंड ऑर्डर हो गया, इसके बाद अपेलेट अथॉरिटी का डिसीजन, इसके बाद 7 days बोला है। ये डिसीजन आने के बाद अगले 7 days बोला है, इसमें भी आप ऑफिस वेकेट नहीं करोगे तो चलेगा। टाइमलाइन समझ आ रहा है पूरा? ये 30 days या जितने दिन अपील चली, अपील डिस्पोज होने के बाद 7 days। उसके आगे भी कुछ सिचुएशन यहाँ पे दे रखी है, वो देख लो। तीसरा पॉइंट, वेयर एनी फर्दर अपील और पिटिशन इज प्रिफर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर और सेंटेंस विद इन दीज 7 days। ये भी लिमिटेशन पीरियड का ही पार्ट है, फर्दर अपील के लिए आपके पास टाइम होता है। अंटिल सच फर्दर अपील और पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ, तो इसके आगे तीसरी कंडीशन आ जाएगी, फर्दर अपील। समझ आ गया? बोलो। ये पूरा टाइमलाइन हो गया और सारी डेट्स यहाँ पे कवर हो गई। अब देख लो, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। यहाँ तक ऑफिस वेकेट नहीं करेंगे तो चलेगा। कंडीशन क्या, आप अपील करते जा रहे हो, ये 30 days निकल गए, आपने अपील नहीं किया, अब वहीं पे ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, आगे की स्टोरी खत्म। लेकिन अपील कर दिया 30 days में, तो जब तक अपील का डिसीजन नहीं आता आपको ऑफिस वेकेट करने की जरूरत नहीं है। डिसीजन आने के बाद भी आपके पास सेकेंड अपील का ऑप्शन होता है। लिमिटेशन पीरियड ही 7 days, वो 7 days में वेकेट नहीं करना। अपील कर दिया आपने यहाँ पे अगर फिर से, तो जब तक इसका डिसीजन नहीं आता तब तक आपको वेकेट नहीं करना। इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर थर्ड अपील का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो वहाँ पे बात खत्म हो गई। यहाँ आप केस हार गए फिर से, तो इमीडिएटली आपको वेकेट करना पड़ेगा। क्लियर ये पूरा? ठीक है, चलो ये प्रोविजो कवर हो गया है, आगे देख लेते हैं। ही इज रिमूव्ड इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये तो जनरल बोल दिया ना, और भी कोई सेक्शन की वजह से आपको रिमूव कर दिया। ये 169 वाला सेक्शन ही तो था पीछे, रिमूवल वाला, उसका एक रेफरेंस ले लो, ब्रैकेट में लिख दो वहाँ पे,
सेक्शन नंबर 169। एच पॉइंट में ऐसा बोला है कि आपको इस कंपनी में डायरेक्टर इसलिए बनाया गया था बिकॉज आप कोई और कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडरी में, एसोसिएट में कहीं ना कहीं डायरेक्टर थे, इसलिए आपको यहाँ पे भी डायरेक्टर बनाया था। अब आपकी वो पोस्ट जो है ना वही चली गई, वहीं से आपने या तो रिजाइन कर दिया, आपको रिमूव कर दिया, तो ये पोस्ट भी बाय डिफॉल्ट चली जाएगी। ये वो एक्स ऑफिशियो वाली कंडीशन हो गई, एक्स ऑफिशियो, कि आपको यहाँ पे पोस्ट किसी और पोस्ट की वजह से दी थी, जब वही पोस्ट नहीं रही तो फिर ये वाली भी आपको डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी, ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला प्राइवेट कंपनी को और भी ग्राउंड्स ऐड करने हो वो कर सकती है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन वाला पार्ट। ऑन वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल DIR 12। अपॉइंटमेंट पे भी DIR 12 फाइल होता ही है कंपनी की तरफ से, वेकेशन पे भी होगा। डायरेक्टर का आना और जाना दोनों सिचुएशन में ROC को इंटीमेशन कंपनी की तरफ से इसी फॉर्म में दिया जाएगा, ये क्लियर हो गया, याद रखना और इजी। और बाकी पेनल्टी वाला पॉइंट आपको पता ही है, देख लो। और पेनल्टी सीरियसली लगती है, ये बात तो मैं कर ही रहा था, कल भी अपन ने, मैंने आपको जो शेयर किया उसमें भी था ना, जो 6 लाख रुपीज पेनल्टी लगाई। मैं तो आपको 4 करोड़ वाला अमाउंट भी बोला था, जहाँ कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट नहीं किया और मैंडेटरी था तो कंपनी पे इतनी हैवी पेनल्टी लगा दी। और यहाँ आप देख लो, वो डिन नंबर वाला बेसिक सा एक डिक्लेरेशन ना देने पे 6 लाख रुपए पेनल्टी लगा दी। तो इतना हैवी अमाउंट ऑफ पेनल्टी लगती है रियल लाइफ में, वो यहाँ से पता चल रहा है। तो जो आप पेनल्टीज पढ़ रहे हो वो सीवियर है, तो उसको लाइटली नहीं लेना, नॉन कंप्लायंस बहुत महंगा पड़ता है। चलो आगे देख रहे हैं, 168 नंबर का सेक्शन है, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। सिंपल कंडीशन है, डायरेक्टर अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है, रीजंस राइटिंग में दे देगा कंपनी को क्यों रिजाइन कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड को जब वो रेजिग्नेशन सबमिट करेगा तो बोर्ड वो रेजिग्नेशन पढ़ने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेगा, ये कंडीशन होगी। और बाकी फॉर्म नंबर फाइलिंग की बात, DIR 12 वाली कंडीशन वापस आ गई। बोर्ड शैल प्लेस द फैक्ट्स ऑफ सच रेजिग्नेशन बाय द डायरेक्टर इन द रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स। मतलब जो बोर्ड रिपोर्ट बनती है ना, उसके अंदर ये पॉइंट मेंशन होगा इन फ्यूचर कि ऐसा रेजिग्नेशन क्यों आया था डायरेक्टर की तरफ से और इस पे क्या मैटर था, वो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। द डायरेक्टर मे विद इन 30 days फ्रॉम हिज रेजिग्नेशन फॉरवर्ड टू द रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ हिज रेजिग्नेशन अलॉन्ग विद रीजंस। तो या तो डायरेक्टर कंपनी में वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे या ROC को डायरेक्ट फाइल कर दे, जैसा अपन ने स्टार्टिंग में DIR 2 वाले पॉइंट में देखा था, तो वो वैसे ही रहेगा। फॉर्म नंबर यहाँ पे DIR 11 है, वहां था 2+12, यहाँ पे 11+12, ऐसे आप ध्यान रख लो। रेजिग्नेशन में इट इज DIR 11 बाय द डायरेक्टर। द रेजिग्नेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी और द डेट स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर विच एवर इज लेटर। या तो आप आज नोटिस दे रहे हो तो बोले मैं इमीडिएट इफेक्ट से रिजाइन कर रहा हूँ, या फिर आपने उसके अंदर मेंशन कर दिया कि मैं 1 month बाद या 2 month बाद या ये डेट से रेजिग्नेशन पे हूँ, तो विच एवर इज लेटर। वो डिपेंड करता है कंपनी का वो नोटिस पीरियड वाला क्या रूल है, वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और लास्ट में व्हेन ऑल द डायरेक्टर्स रिजाइन एट द सेम टाइम। अब ये देखो कितनी खतरनाक सिचुएशन आ गई, ठीक है, ये तो मास बंक वाली कंडीशन होगी, हम सभी जा रहे हैं, जो करना है कर लो, ठीक है। तो बोला सारे डायरेक्टर्स एक साथ रिजाइन कर रहे हैं, तो कंपनी में कोई डायरेक्टर बचा ही नहीं। अब आगे के डिसीजन लेगा कौन, तो उसके लिए कोई चाहिए ना। तो फिर या तो शेयर होल्डर्स आके नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करें या सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो वही बात यहाँ पे की हुई है, प्रमोटर और द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्हीं के पास पावर है फिर अपॉइंट करने का, डिपेंडिंग के कंपनी का स्ट्रक्चर और फॉर्मेट क्या है। अच्छा, डायरेक्टर्स रिजाइन करके चले गए, बाद में पता चला क्यों रिजाइन किया था, क्योंकि फ्रॉड्स अच्छे खासे कर रखे थे, अभी तक पकड़े नहीं गए थे, तो कोई इंक्वायरी हो उससे पहले अपने रिजाइन करके निकल जाते हैं, तो उससे आपकी लायबिलिटीज पे कोई फर्क पड़ेगा? रिजाइन कर दोगे तो सब बात खत्म हो गई, बाद में अगर पता चला तब फ्रॉड किए थे तो लायबिलिटी तो आएगी। तो ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि रेजिग्नेशन से आपकी कोई पास्ट लायबिलिटी खत्म नहीं होती, आपके रेजिग्नेशन के बाद जो भी हो रहा है उसमें आप लायबल नहीं हो, जो ऑलरेडी आपने किया था उसकी लायबिलिटी तो आपके ऊपर इन फ्यूचर आने ही वाली, तो उससे बच नहीं सकते। ठीक है, तो 168 कंप्लीट, 166 अपना हो गया था। 185 है इसके बाद सेक्शन, दैट इज रिगार्डिंग लोन टू डायरेक्टर्स। मॉनिटरी अमाउंट से कुछ देख लेते हैं, उससे पहले पीछे के सेक्शंस देख लो, खत्म करा देता हूं, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इजी वाले पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। 332 पे आप देखना, जहाँ पे ये 185 वाला सेक्शन एंड हो रहा है, इसमें एक 184 सेक्शन आ गया जो अभी अपन बात कर रहे थे, इंटरेस्टेड डायरेक्टर वाला। तो उसकी थियरी यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग बता दिया था, अब आप उसको पढ़ लोगे तो हो जाएगा। उसके साथ जो रूल आ रहा है उसमें सिर्फ फॉर्म नंबर और ड्यूरेशन आने वाला है, वो मैंने हाईलाइट किया ही है, उतना एड ऑन होता है। 170 वाला सेक्शन आपको पता है, रजिस्टर, वो सेक्शन 88 का जो रेफरेंस था, रजिस्टर मेंटेन करने की बात हो रही थी। तो डायरेक्टर में कौन कब अपॉइंट हुआ, कब गया,
KMP में कौन कौन है, उनके पास शेयर्स कितने हैं, इसका भी तो एक रजिस्टर होना चाहिए ना, तो वो भी मेंटेन करना जरूरी है। तो हर चैप्टर में जो रजिस्टर वाला एक आंसर आता है ये वही है, तो इसमें आप एक बार पढ़ लोगे तो आइडिया आ जाएगा, बात तो वही लिखी हुई है जो हमने पढ़ी। और 171 भी इंस्पेक्शन वाला सेक्शन, ये रजिस्टर जहाँ पे होता है वहाँ इंस्पेक्शन का पॉइंट आ ही जाता है कि अगर आपने रजिस्टर मेंटेन किया है तो इंस्पेक्शन तो करने का राइट फिर मेंबर्स को देना ही पड़ेगा, वही ऑफिस आवर्स में प्रायर इंटीमेशन देके वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये पावर उनके पास रहेगा। तो 170 और 171 में इतना ही कंप्लीट है। अब बीच में बचा है आपका 185। देख लेते हैं कंडीशन, एक ही सेक्शन बचा है तो चैप्टर पैकअप कर ले, बाकी रखने का मतलब नहीं है, कल फिर नया चैप्टर ही लूंगा ना। चलो 185 लोन टू डायरेक्टर्स, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, पहले ही बता रहा हूँ, लास्ट डे पे पढ़े बिना जाओगे तो याद नहीं आएगा, उस टाइप का है, तो लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा आपका एडिशनल एफर्ट इस पे चाहिए होगा, उस हिसाब से आप पहले ही नोट करके रख लो। लोन टू डायरेक्टर्स बोला है कि क्या एक कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है क्या? वैसे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, होना ही चाहिए, एम्प्लॉयज भी तो अपनी कंपनी से लोन लेते ही हैं, ऐसा होता है, अगेन सैलरी, फिर बाद में थोड़ा बहुत डिडक्ट करा लेंगे, ये सब कॉमन सिस्टम है, हो सकता है, एकदम मना नहीं किया, बट बोला सब्जेक्ट टू कंडीशंस, तो वो कंडीशंस ही हमें समझनी है कि कितना लोन दे सकते हैं और किस कंडीशन पे, वो देख लेते हैं। 185 क्या बोल रहा है? नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट और एनी गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय any director of the company or of a company which is its holding or any partner or relative of any such director or any firm in which such director or relative is a partner। फर्स्ट पॉइंट में तो एकदम मना ही कर दिया कि डायरेक्टर लोन नहीं ले सकता, डायरेक्टर का रिलेटिव उसका कोई पार्टनर या डायरेक्टर जिस एंटिटी में कुछ इंटरेस्ट होल्ड करता हो वो एंटिटी भी लोन नहीं ले सकती, तो फर्स्ट पॉइंट में डिनाई कर रहे हैं, बट डिनाई करने का रीजन ये है कि आगे फिर वही बोलेंगे कि आप ये कंडीशन फुलफिल करो तो इतना इतना लोन दे सकते, तो वो पॉइंट आएगा आगे। सबसेक्शन 2 में बोला a company may advance any loan including any loan represented by a book debt guarantee security, वही सब पॉइंट्स आ गए, with any loan taken by any person in whom any of the director of the company is interested subject to the condition, तो सेम ही पॉइंट था लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन करके अब बोला स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, एक ही वर्ड हाईलाइट करना है स्पेशल रिजोल्यूशन, ऊपर का वो पूरा सबसेक्शन 2 वापस नहीं पढ़ोगे चलेगा। अब जब स्पेशल रिजोल्यूशन आता है तो EGM आती है, EGM आती है तो नोटिस ऑफ EGM आएगा, नोटिस ऑफ EGM के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये लोन क्यों चाहिए, कितने अमाउंट का है, क्या बाकी की डिटेल्स है, वो आपको शेयर होल्डर्स को पहले कन्वे करनी पड़ेगी, तो प्रोवाइडेड दैट में वही बात हो रही है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एक वर्ड आप अंडरलाइन कर लोगे ना, लास्ट डे पे आपको ये पूरा पॉइंट वैसे ही आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है। बी पॉइंट, द लोन्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बोरोइंग कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, तो यहाँ तो बात हो रही थी डायरेक्टर के केस में ना, अच्छा कंपनी को लोन दे रहे हो उस सेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे बी पॉइंट में उस सेंस में बोला है कि डायरेक्टर जिस कंपनी में और भी डायरेक्टरशिप या प्रमोटर होल्डिंग या ऐसा कुछ होल्ड करता है, वो बोल रहा है मुझे डायरेक्ट लोन नहीं चाहिए, मेरी कंपनी को लोन चाहिए, इनडायरेक्ट हो गया, तो बोला ठीक है उस कंपनी को भी लोन दे सकते हैं ये स्पेशल रिजोल्यूशन और ये सब पास करके, लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो कंपनी जब लोन ले रही है तो पैसा यूज कहाँ करेगी, अपने बिजनेस के इंटरेस्ट के लिए और कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं। अगर पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लोन लेना है तो डायरेक्टर खुद ले लेना, फिर कंपनी के नाम से क्यों बोरो कर रहा है? अगर कंपनी के नाम से बोरो कर रहा है तो उसको ये शो करना पड़ेगा कि मुझे कंपनी के बिजनेस के लिए पैसा चाहिए इसलिए मैं बोरो कर रहा हूँ, तो वो चीज अगर वो क्लैरिफाई करता है तो फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देखें, एक्सप्लेनेशन में वही समझाया कि वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर वाली कंडीशन क्या है, जो बोला था ना कि या तो डायरेक्टर खुद लोन ले या लोन वो ले रहा है जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो इंटरेस्टेड है मतलब किस बेस पे क्लैरिफाई होगा उसका एक्सप्लेनेशन है। देख लो, सामने वाली एंटिटी जो लोन ले रही है वो प्राइवेट कंपनी है और आप उस प्राइवेट कंपनी में भी डायरेक्टर हो या फिर वहां पे शेयर होल्डर हो, मेंबर हो, तो फिर आप उस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, ये माना जाएगा। जैसे अपने अभी इनकम टैक्स में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट पे बात कर रहे थे, कुछ वैसे ही हो गया। एनी बॉडी कॉर्पोरेट एट अ जनरल मीटिंग ऑफ विच नॉट लेस देन 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर मे बी एक्सरसाइज और कंट्रोल बाय एनी सच डायरेक्टर और बाय 2 और मोर सच डायरेक्टर्स टुगेदर। सामने वाली कंपनी में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट दिख रहा है एट द रेट 25%, तो मैंने बोला था कि एक्ट वाइज अलग अलग रेट हो सकता है, यहाँ अगेन 25% वोटिंग पावर होगा तो फिर यहाँ सब्सटेंशियल या इंटरेस्टेड डायरेक्टर माना जाएगा। एनी बॉडी कॉर्पोरेट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स MD मैनेजर वेयर ऑफ is accustomed to act in accordance with the directions or instructions of the board or of any director or directors of the lending company। मेरी कंपनी पैसा लेंड कर रही है, आपकी कंपनी पैसा बोरो कर रही है, आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स
मेरे से या मेरी कंपनी के डायरेक्टर से पूछे बिना डिसीजंस लेने के लिए पावरफुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है ना कि आपकी और मेरी कंपनी रिलेटेड है। ये सब्सिडरी वाले में भी ऐसा एक टर्म आता है, ये उस सेंस में बोला हुआ है। तो ऑब्वियसली फिर कहीं ना कहीं रिलेशन क्रिएट हो गया, ऐसा दिख रहा है, और एक कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी के डिसीजंस कंट्रोल कर रहा है, ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो वो भी इसमें कवर हो रहा है। सबसेक्शन 3 देखते हैं हम। नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 एंड 2 शैल अप्लाई। ओवर राइडिंग हो गया। 1 और 2 में जो बोला था स्पेशल रिजोल्यूशन ये वो नहीं करना पड़ेगा कुछ भी फॉलो, आप वो सारी कंडीशंस को स्किप करके डायरेक्टली लोन दे सकते हो। ऐसा कब हो सकता है वो समझो। द गिविंग ऑफ एनी लोन और टू अ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर एज अ पार्ट ऑफ द कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉइज। ये कंपनी की एक जनरल पॉलिसी है कि भाई जो भी हमारे एम्प्लॉय काम कर रहा है XYZ, कभी भी किसी को लोन की जरूरत पड़ती है तो आप ये कंडीशन पूरी करके लोन ले सकते हो। दिस इज आवर कंपनी पॉलिसी एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय पॉलिसी। उनको जब अपॉइंट किया गया ना, तो वो सर्विसेज कंपनी की तरफ से जो उनको मिलेंगी ये उसका हिस्सा है। तो किसी एक इंडिविजुअल को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है, ये आप समझो। आप सब हमारी कंपनी में एम्प्लॉय हो, अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग कैटेगरीज में काम कर रहे हो, अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। हमने पॉलिसीज बना रखी है कि आप अगर क्लेरिकल लेवल पे काम कर रहे हो तो आप इतना बोरो कर सकते हो, आपकी सैलरी के हिसाब से वो अमाउंट इतने टाइम्स हो सकता है, हर महीने आपकी सैलरी में से इतना अमाउंट डिडक्ट होगा, इंटरेस्ट ये रेट से चार्ज होगा। अगर आप क्लेरिकल काम नहीं कर रहे हो, आप मैनेजर लेवल पे हो तो ये स्कीम है, आप डायरेक्टर लेवल पे हो तो ये स्कीम है। तो दिस इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। डायरेक्टर में से कोई भी होगा तो सबके लिए स्कीम सेम, एम्प्लॉय में से कोई भी होगा उसके लिए स्कीम सेम। अब ऐसी स्कीम जो सबके लिए है, ये तो पहले से शेयर होल्डर्स को पता होगी, कंपनी की पॉलिसी है। अब इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन की क्या जरूरत है, वो तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो गया ना। तो बोला अगर ये सबके लिए है तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई डायरेक्टर को ऐसा प्रिविलेज दिया जा रहा है जो स्कीम किसी के लिए नहीं है सिर्फ आपके लिए, तो वहां फिर वो ऊपर स्पेशल रिजोल्यूशन और वो सारी मेहनत करनी पड़ेगी कि इसको ही क्यों इतना पैसा देने की जरूरत है, वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसमें बी पॉइंट में या सेकंड पॉइंट में कवर कर ही दिया, परसुएंट टू एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। जो स्कीम ऑलरेडी AGM में स्पेशल रिजोल्यूशन से पास करवा ली थी, अब वो स्कीम के तहत अगर कोई पैसा बोरो कर रहा है तो वापस थोड़ी ना स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे। बात हो चुकी है, जनरल मीटिंग में डिस्कशन हो चुका है, क्लैरिफाई कर दिया। नेक्स्ट बी पॉइंट में, अ कंपनी विच इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड्स लोन्स और गिव गारंटीज और सिक्योरिटीज फॉर द ड्यू रीपेमेंट ऑफ लोन। इनका काम ही यही है। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो ना, उनका मेन बिजनेस ही मनी लेंडिंग का है। NBFC हो सकती है, बैंक हो सकती है, ठीक है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है जो पूरी दुनिया को लोन देती है, आप भी तो उससे लोन ले ही सकते हो, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है। तो ये अलाउ किया हुआ है। लेकिन ये बोला है कि जो अपने एम्प्लॉय से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ना, उसमें थोड़ा रेट का ध्यान रखना पड़ेगा। आप रेट थोड़ा बहुत डिस्काउंट कंसेशन दे सकते हो, लेकिन वो रेट मिनिमम कितना होना चाहिए बोला है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो रिटर्न मिलता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बराबर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ड्यूरेशन वाइज इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। 5 साल के बॉन्ड होंगे तो इंटरेस्ट रेट उस हिसाब से होगा, 15 साल के बॉन्ड होंगे तो उसके हिसाब से होगा। अब बोला यहाँ पे ना टर्म मैच करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय ने लोन 3 साल के लिए लिया है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर 3 साल वाले कोई खरीदता है तो उस पर कितना इंटरेस्ट रेट होता है, उससे कंपेयर कर लेंगे। अगर 5 साल के लिए लिया तो उससे कंपेयर कर लेंगे। तो नियरेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड का जो भी टर्म होगा आपके टर्म लोन के टर्म के अकॉर्डिंगली वैसे मैच करके इंटरेस्ट रेट को देखना पड़ेगा, और मिनिमम उतना इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करना है। ये क्राइटेरिया यहाँ पे रखा हुआ है, नॉट लेस देन बोल रहे हैं ना। नेक्स्ट, एनी लोन मेड बाय अ होल्डिंग कंपनी टू इट्स होल्डली ओन्ड सब्सिडरी और एनी गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड। देखो, होल्डिंग और सब्सिडरी तो घर का ही रिलेशन है, अपनी ही कंपनी। उसमें बोला होल्ली ओन्ड सब्सिडरी, मतलब 100% कैपिटल मेरी ही है। अब मेरी होल्ली ओन्ड सब्सिडरी एक सेपरेट कंपनी है, उसको अगर बैंक लोन की जरूरत है तो बैंक लोन ले रही है, लेकिन बैंक वाले मांग रहे गारंटी, मैं उसकी गारंटी दे रहा हूँ। अब इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की क्या जरूरत है, ये तो इंटरनल मैटर हो गया। ऑन पेपर कंपनीज को सेग्रीगेट करना पड़ता है, लेकिन एक होल्डिंग कंपनी अपनी होल्डी ओन्ड सब्सिडरी की बैंक गारंटी दे दे या उसको पैसा लेंड कर दे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इंटरनल मैटर है। इसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाने नहीं जाना है, ये पहले से चीजें इंप्लाइड होती है, ठीक है। और कंपनी सेक्टर में आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियां इतना गोल गोल घुमाती है ना, ये कंपनी होल्डिंग, ये सब्सिडरी, इसने इसके नाम से लोन लिया, इसने इसकी गारंटी दी। अगर आप वो पूरा समझने जाओगे सिस्टम तो दिमाग घूम जाएगा, ये लोग कितना सोचते हैं बैठ के। बड़ी बड़ी कंपनीज में चाहे रिलायंस हो या अदानी हो, मैं अदानी ग्रुप के बारे में पढ़ रहा था कि कैसे वो लोग इतना फंड्स बोरो कर रहे हैं, क्योंकि अदानी ग्रुप मैंने आपको बोला डेट के ऊपर बहुत काम करता है, हेवी डेट वाली कंपनी है, और उसके सामने वो पैसा उधार ले लेके बिजनेस बढ़ाए जा रहे हैं। अब वो किसी दिन कोलैप्स हो गया तो बहुत खराब जा सकता है, लेकिन अभी तक सब अच्छा चल रहा है तो ठीक है। लेकिन कभी अगर नेगेटिव कुछ आ गया तो रिस्क है उसके अंदर, वो एक रिस्क फैक्टर है। तो इतनी सब्सिडरीज, इतनी कंपनीज, इसने ये कंपनी बनाई, फिर उसके नाम से यहाँ से बोरो किया, फिर ये पैसा अपनी कंपनी को ऐसे ट्रांसफर कर दिया, वो इंटरनली इतना घुमाते रहते हैं ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा एक बार में कि हो क्या रहा है। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हर चीज का एक लीगल
बैकअप उनके पास होता है कि हम कुछ इलीगल नहीं कर रहे और सारे कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं। वहीं आपके जैसे प्रोफेशनल जो लीगल टीम का काम होता है कि आप उनको सही गाइड कर सको कि ऐसा करोगे ना तो कोई पेनल्टी नहीं आएगी। तो उसके लिए अपने को उतना नॉलेज होना चाहिए, ये एक बेसिक बात है, ठीक है। आगे देखें, एनी गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय अ होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन मेड बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इट्स सब्सिडरी, अगेन सेम क्राइटेरिया हो गया। कंडीशन वही है कि सब्सिडरी वो पैसा अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज करे, तो वो ऊपर भी हम देख रहे थे, सिमिलर कंडीशन। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 में, इफ एनी लोन इज एडवांस्ड और अ गारंटी और सिक्योरिटी इज गिवन और प्रोवाइडेड और यूटिलाइज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। अब ये क्या आ गया, पेनल्टी वाला पॉइंट आ गया। अब ये अगर आपको याद रहेगा तो एक सबसेक्शन के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, पढ़ लेना, कोशिश तो करना, याद रहे तो अच्छी बात है। लास्ट पॉइंट इसका एग्जेम्पशन वाला, कौन सी कंपनीज को ये 185 के सारे प्रोविजन से छुटकारा मिल जाएगा वो देख लेते हैं। पहले ही बोल दिया, शैल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी बट अगेन सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो उन कंडीशन से बचने के लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो कंडीशंस तो आप फुलफिल करते ही रहोगे। इन हु शेयर कैपिटल नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड एनी मनी। प्राइवेट कंपनी जो है उसके अंदर किसी और बॉडी कॉर्पोरेट का पैसा नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल्स का और अदर एंटिटीज का हो सकता है। If the borrowing of such company from banks or financial institution or any body corporate is less than twice of its paid up share capital or 50 crore rupees whichever is less, ये भी एक लिमिट है आपकी पेड अप शेयर कैपिटल का ट्वाइस, इससे ज्यादा बोरोइंग नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि 185 सेक्शन फॉलो नहीं करना है। सच अ कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट्स, ओके, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, निधि कंपनीज की बात हो रही, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू निधि कंपनी इफ द लोन इज गिवन टू अ डायरेक्टर और इज रिलेटिव इन देयर कैपेसिटी एज अ मेंबर एंड सच ट्रांजैक्शन इज डिस्क्लोज्ड इन द एनुअल अकाउंट्स बाय अ नोट। जब सब कुछ ट्रांसपेरेंटली हो रहा है तो फिर चलेगा, अलाउ किया। लास्ट में बोला गवर्नमेंट कंपनीज पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ये सर्कमस्टांसेस है तो, इन केस सच कंपनी ऑब्टेन्स अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से जब अप्रूवल ले लिया तो फिर और किसी से पूछने की कोई जरूरत ही नहीं, फिर क्या स्पेशल रिजोल्यूशन और क्या फॉर्मेलिटी, फिर कोई जरूरत नहीं है, मिनिस्ट्री डायरेक्ट अलाउ कर रही है ना, क्योंकि वही इंचार्ज है या वही कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उस केस में। और एज द केस में भी द स्टेट गवर्नमेंट, तो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसी लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से पहले आपने डायरेक्ट मिनिस्ट्री से अथॉरिटी ले ली है, तो अब और कोई प्रोविजन फॉलो करने की नीड नहीं। तो यहाँ पे आपका ये 185 भी कंप्लीट है और इसके साथ अपना ये चैप्टर पैकअप 16। कोई टॉपिक बीच में पेंडिंग तो नहीं था ना? अच्छा, 149 सबसेक्शन 6 वाला आपके ध्यान में है या पूरा डिस्कस कराना है, क्या करना है? एक बार पढ़ के आ सकते हो कि मेरे हिसाब से रीडिंग तो कर ही सकते हो, मैं आपको कल एक बार डिस्कस करा दूंगा, लेकिन पहले आप रीड करके आना तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट सेम आंसर है जो डब्ल्यूटी में आपने पढ़ा है। आप स्टार्ट करोगे रीड करना तो आपको पॉइंट्स याद आएंगे, नया कुछ नहीं, मेन वर्ड्स एक बार आप अंडरलाइन करके देख लो। आंसर इंपॉर्टेंट है, मैं वापस रिफर कराऊंगा ही, लेकिन पहले एक बार पढ़ लो फिर मैं रीड आउट करा दूंगा, ठीक है? तो इसको आज नहीं रखते, फिर कल देख लेंगे, बस बाकी तो कंप्लीट है, डन।